नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज पौष मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि और दिन रविवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 5 जनवरी सन 2025। सबसे पहले आज की सुर्खियां। 14 राज्यों में कोहरा, दिल्ली कोलकाता एयरपोर्ट पर 295 फ्लाइट लेट, पंजाब यूपी में विजिबिलिटी 0 बनी तो वहीं हरियाणा में धुंध के चलते एक्सीडेंट, 2 की मौत। हरियाणा में डीसी और एसपी एक रात गांव में गुजारेंगे, सीएम ने दिया आदेश, चीफ सेक्रेटरी को भेजनी होगी रिपोर्ट। हरियाणा सीईटी संशोधित पॉलिसी आने पर विवाद शुरू, रजिस्ट्रेशन फीस को लेकर विपक्ष का वार। जिला आयुष सोसाइटी अंबाला में आई योगा इंस्ट्रक्टर के पदों पर भर्ती, 12वीं पास कर सकते हैं आवेदन। खनौरी बॉर्डर पर किसान महापंचायत डल्लेवाल को स्ट्रक्चर पर लेकर आए, बोले जीत कर जाएंगे। गेहूं की कीमत में आई 50 से 100 रुपए प्रति क्विंटल तक की तेजी, बताएंगे आज के ताजा मंडी भाव। रेलवे की तरफ से लिया गया बड़ा फैसला, अब 10वीं पास उम्मीदवार भी ग्रुप डी नौकरियों के लिए होंगे योग्य। नए साल पर डाक विभाग ने लॉन्च किया बीमा प्रोडक्ट, 565 रुपए प्रति वर्ष जमा करने से 10 लाख रुपए तक का मिलेंगे क्लेम, बताएंगे पूरी अपडेट। साइंटिस्ट डॉक्टर राजगोपाला चिदम्बरम का निधन, साल 1998 का पोखरण परमाणु टेस्ट में लीड किया था, पद्मश्री और पद्म विभूषण से थे सम्मानित। हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पुष्प मेले का आयोजन, 100 प्रकार के पौधों की प्रदर्शनी, मेले का आज अंतिम दिन। श्री खाटू श्याम भक्तों के लिए आई जरूरी खबर, 6 जनवरी रात 9:30 बजे से लेकर 7 जनवरी शाम 5 बजे तक बंद रहेंगे मंदिर के कपाट, नहीं कर पाएंगे खाटू श्याम जी के दर्शन। और भारत में जल्द लॉन्च होगी एलन मस्क की स्टारलिंक, बिना नेटवर्क कर पाएंगे कॉल और मैसेज। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में लगातार चौथे दिन घनी धुंध की चादर छाई रही। हर रोज सुबह और शाम वातावरण में धुंध ही धुंध नजर आ रही है। आलम ये हो चुका है कि रेवाड़ी, पानीपत, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद और पंचकुला सहित कई इलाके ऐसे हैं जहां विजिबिलिटी 0 दर्ज की गई है। धुंध बारिश की बूंदों की तरह टपक रही है। हालांकि बीते 24 घंटों के दौरान रात के तापमान में औसतन 1 डिग्री सेल्सियस का इजाफा देखा गया है। दिन का तापमान 2.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। फिर भी शीतलहर से समा और ज्यादा ठंडा महसूस हो रहा है और घर से निकलना भी दुश्वार हो चुका है। कई इलाकों में शाम 6 बजे से ही धुंध देखी जा चुकी है। इसी बीच मौसम विभाग द्वारा प्रदेश के कई जिलों में बरसात का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बता दें कि आज 5 और कल 6 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से प्रदेश के पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और करनाल जिलों में मध्यम दर्जे की बरसात के आसार जताए गए हैं। वहीं बाकी जिलों में हल्की बरसात की संभावना बताई गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह बरसात किसानों की मुश्किलें बढ़ा सकती है। बता दें कि पिछली बार बारिश हुई तो उस समय ओले भी गिरे थे, जिससे किसानों को काफी नुकसान झेलना पड़ा था। 7 जनवरी से फिर पारा लुढ़केगा। आने वाले दिनों में भी ठंड से राहत मिलने के आसार नहीं नजर आ रहे हैं। 10 से 12 जनवरी के बीच एक और पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से ठंड और ज्यादा बढ़ेगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई में ट्रेड फाइनेंस ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट recruitment.bank.sbi पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। एज लिमिट 23 से 32 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है। सैलरी की बात करें तो 64,820 रुपए से लेकर 93,960 रुपए तय की गई है। फीस की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 750 रुपए फीस तय की गई है। वहीं SC, ST और PWD के लिए निःशुल्क फीस रहेगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो उम्मीदवारों का सिलेक्शन शॉर्टलिस्ट और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट recruitment.bank.sbi पर जाकर आप ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट 23 जनवरी 2025 रहेगी। जिला आयुष समिति अंबाला द्वारा योगा इंस्ट्रक्टर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वे अपने आवेदन भेज सकते हैं। आपको बता दें कि ये भर्ती अनुबंध आधार पर होने जा रही है। महिला व पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार अपने आवेदन भेज सकते हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर भर्ती के लिए इच्छुक है वह अपने आवेदन भारतीय डाक के जरिए भेज सकता है। लोकल एरिया के आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदन करने की आखिरी तारीख 15 जनवरी 2025 है। इन पदों के लिए उम्मीदवार 12वीं पास प्लस में योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर कोर्स पास होना चाहिए। आवेदकों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष हो सकती है। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑफलाइन आवेदन करने होंगे। हरियाणा में अब सभी उपायुक्तों यानी डीसी और पुलिस अधीक्षकों यानी एसपी को महीने में एक रात कम से कम एक गांव में बितानी होगी, जहां वे लोगों की समस्याएं सुनेंगे और उनका तुरंत समाधान भी करेंगे। इसके बाद इसके मासिक रिपोर्ट प्रदेश के ईमेल आईडी cs.coordinate@hry.nic.in पर चीफ सेक्रेटरी के कार्यालय को भी भेजनी अनिवार्य होगी। डीसी और एसपी के अलावा पुलिस उपायुक्त यानी डीसीपी, पुलिस उप अधीक्षक यानी डीएसपी, उप मंडल मजिस्ट्रेट यानी एसडीएम और जेल अधीक्षक पर भी ये आदेश लागू होंगे। ये आदेश सीएम नायब सिंह
सैनी ने दिए हैं। हरियाणा सरकार ने डीसी एसपी के गाँव में महीने में कम से कम एक दिन के नाइट स्टे के पीछे बढ़ते नशे को वजह बताया है। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि गाँव की समस्या के समाधान के लिए वे हर सप्ताह समन्वय मीटिंग भी बुलाएं। अधिकारी दफ्तर में बैठकर खुद फैसला लेने के बजाय ग्रामीणों से बात कर गाँव के विकास की योजना बनाएंगे। इसके अलावा सीएम सैनी ने 10 जनवरी को रेंज आईजी और जिला पुलिस अधीक्षक को यानी एसपी की मीटिंग बुला ली है। इसके अलावा डीजीपी शत्रुजीत कपूर, गृह सचिव सुमिता मिश्रा, एडीजीपी को भी मीटिंग में आने को कहा गया है। इसमें प्रदेश की कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। सीएम नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को हिदायत दी है कि नाइट स्टे के संबंध में जारी निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए। उन्होंने डीसी और एसपी के नियमित दौरे के महत्व को भी दोहराया। सीएम ने कहा कि इससे जनता में प्रशासन के प्रति विश्वास कायम होगा। इसके अलावा कानून व्यवस्था में भी सुधार होगा। हरियाणा पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर किसानों की महापंचायत हुई। यह किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल भूख हड़ताल पर बैठे हैं। सरकारी एजेंसी के मुताबिक उनके आंदोलन को समर्थन देने के लिए यहाँ 80 से 90 हजार लोग पहुंचे थे। इस दौरान पंजाब की तरफ से मोर्चे के करीब 7 किलोमीटर तक रोड पर जाम लगा रहा। इधर हरियाणा की तरफ खनौरी में शांति बनी रही। इसके अलावा मौके पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों की 21 कंपनियां तैनात थी। रोडवेज और पुलिस की करीब 20 बसें, 5 एम्बुलेंस और वज्र वाहन भी तैनात थे। इससे हरियाणा की तरफ से कोई किसान महापंचायत में शामिल नहीं हो सका। वहीं 40 दिन से मड़वर्थ पर बैठे डल्लेवाल को स्ट्रक्चर से महापंचायत के मंच तक पहुंचाया गया, जहां उन्होंने करीब 9 मिनट तक किसानों को संबोधित किया। इसके बाद उन्हें मंच से उतार लिया गया। साथ ही शाम 4 बजे होने वाले किसानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रद्द कर दी गई। किसान नेता डल्लेवाल ने राम राम कहकर संबोधन शुरू किया। उन्होंने कहा, जो मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, यह लड़ाई में नहीं लड़ रहा हूँ। यह सिर्फ एक शरीर दिख रहा है लड़ाई लड़ते। यह ऊपर वाले की मर्जी है। आप जो लोग मोर्चे पर पहुंचे हैं, यह सिर्फ ऊपर वाले की कृपा है। सरकार जितना मर्जी जोर लगा ले, हम मोर्चा जीत कर ही रहेंगे। किसानों की सुसाइड की घटनाओं पर अंकुश लगना जरूरी है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि करीब 4 लाख किसानों ने आत्महत्या की है, लेकिन असल आंकड़ों में अब तक 7 लाख से ज्यादा किसान अपना दम तोड़ चुके हैं। मेरी किसानों से अपील है कि बड़ी संख्या में आगे आएं, जिससे आंदोलन को बल मिल सके। किसान नेता शरण सिंह पंधेर ने कहा कि यह महापंचायत केंद्र सरकार को हिलाने वाली है। उन्होंने कहा, मोदी सरकार घमंड में है, उनमें सत्ता का नशा चरम पर है। उन्हें समझना चाहिए कि लोगों से बढ़कर कोई सरकार नहीं है। वहीं पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की है, जिसमें उन्होंने किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के मड़वर्थ सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही मांग की गई है कि केंद्रीय कृषि मंत्री इस मामले में दखल देकर जल्द से जल्द किसानों की मांगे पूरी करें। हरियाणा के फतेहाबाद जिले के टोहाना में शनिवार को संयुक्त किसान मोर्चा यानी एसकेएम की किसान महापंचायत हुई। यह किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि खनौरी शंभू बॉर्डर पर किसान आंदोलन अभी 4 से 5 महीने और चलेगा। इससे भारत सरकार को फायदा हो रहा है, क्योंकि यह उनकी जमीन पर नहीं हो रहा है। इससे पंजाब सरकार को नुकसान हो रहा है। टिकैत ने आगे कहा कि सिखों को इससे नुकसान हो रहा है। लोगों में यह बात जा रही है कि ये रास्ते बंद करते हैं। सरकार चाहती है कि किसान आगे नहीं आए, यहीं उलझे रहें। इस आंदोलन का हम समर्थन करते हैं। डल्लेवाल की हालत खराब है, लेकिन हम उनकी मदद नहीं कर सकते। उनकी मदद भारत सरकार कर सकती है या फिर उनकी कमेटी कर सकती है। टिकैत ने कहा कि सिख समाज शहीदी से पीछे नहीं हटता। यदि डल्लेवाल को कुछ होगा तो उनकी कमेटी भी सरकार को बॉडी नहीं देगी और वही रखेगी। यह चिंताजनक बात है। खनौरी और शंभू बॉर्डर पर जो किसान आंदोलन चल रहा है, उसे किसान संगठनों की दूसरी कमेटी चला रही है। टोहाना में जो पंचायत है वह एसकेएम की पंचायत है। इसका उससे कोई संबंध नहीं है। 7 जनवरी को उनकी पूरे देश में पंचायत होगी। एसकेएम की ओर से अभी नया आंदोलन नहीं शुरू किया जा रहा है। अभी तो मीटिंगें की जा रही हैं। सरकार ने बात नहीं मानी तो फिर देखेंगे। अगला आंदोलन जब भी होगा वो कुंडली मानेसर एक्सप्रेसवे पर होगा। हरियाणा के ग्रुप सी और डी की सरकारी नौकरियों के लिए होने वाली सीईटी परीक्षा का इंतजार कर रहे युवाओं का इंतजार तो सरकार ने खत्म कर दिया है, मगर संशोधित पॉलिसी आने के बाद भी एक बड़ा विवाद सामने आया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला का कहना है कि आधार और परिवार पहचान पत्र वाले सामान्य वर्ग के युवाओं के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क 500 रुपए और आधार व PPP यानी परिवार पहचान पत्र नहीं होने पर शुल्क 1000 रुपए निर्धारित किया गया है, जो कि तर्कसंगत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी आधार कार्ड की अनिवार्यता को खत्म कर चुका है, तो राज्य सरकार किस आधार पर अलग अलग फीस तय कर रही है। सीईटी पास करने वाले सभी युवाओं को ग्रुप सी व ग्रुप डी की नौकरियों में भर्ती होने का अवसर मिलना चाहिए। पदों की संख्या से सिर्फ 10 गुना उम्मीदवारों को बुलाने का नियम सही नहीं है। यदि किसी युवा ने कड़ी मेहनत व सालों के इंतजार के बाद सीईटी पास कर लिया तो उसे चयन प्रक्रिया में भाग लेने से क्यों रोका जा रहा है। सरकार ने यह भी साफ नहीं किया है कि जो 10 गुना युवा चयन प्रक्रिया में बुलाए जाएंगे वे पदों से 10 गुना होंगे या फिर कैटेगरी की कुल पोस्ट के 10 गुना होंगे। कांग्रेस महासचिव का कहना है कि तकनीकी और मेडिकल पदों को सीईटी में शामिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन भर्तियों का सिलेबस व मापदंड दूसरी भर्तियों से बिल्कुल भिन्न होता है। टेक्निकल व नॉन टेक्निकल भर्तियों को एक नजर से नहीं आंका जा सकता। फिर भी सीईटी में टेक्निकल भर्तियों को शामिल किया गया है। पॉलिसी में कमियों के चलते भर्तियां फिर अदालत में फंस सकती हैं।
नए साल के मौके पर डाक विभाग द्वारा अपने उपभोक्ताओं के लिए एक विशेष सौगात पेश की गई है। साल 2025 में डाक विभाग एक बीमा प्रोडक्ट लेकर आया है जो कि उपभोक्ताओं को दुर्घटना बीमा सहित कई अन्य लाभ प्रदान करेगा। इस बीमा योजना के अंतर्गत उपभोक्ताओं को ₹1.54 प्रतिदिन के हिसाब से सालाना प्रीमियम यानी 565 रुपए भरना होगा। पॉलिसी की अवधि 1 साल की होगी और यह योजना 18 से लेकर 65 साल तक के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध होगी। इस बीमा योजना में कुल मिलाकर 10 लाख रुपए तक के लाभ मिलेंगे। डाक विभाग की बीमा योजना के तहत दुर्घटना के कारण होने वाली मृत्यु या फिर विकलांगता के लिए 10 लाख रुपए तक का बीमा मिलेगा। दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर नामांकित व्यक्ति को 10 लाख रुपए का लाभ मिलेगा। दुर्घटना के कारण स्थायी विकलांगता होने पर भी 10 लाख रुपए तक का कवर प्रदान किया जाएगा। स्थायी आंशिक विकलांगता होने पर भी 10 लाख रुपए तक का लाभ मिलेगा। ओपीडी के तहत 30,000 रुपए तक का लाभ मिलेगा, जिसमें फार्मेसी, डायग्नोस्टिक्स और 1 साल में 10 शारीरिक परामर्श शामिल है। लाभार्थी को प्रत्येक परामर्श पर 1500 रुपए तक दिए जाएंगे। अस्पताल में भर्ती होने पर 60,000 रुपए तक का कवर मिलेगा। अस्पताल में भर्ती होने पर 10 दिनों तक 1,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से राशि मिलेगी और ये लाभ प्रतिवर्ष 30 दिनों तक मिलेगा। कोमा में जाने की स्थिति में यदि व्यक्ति कम से कम 96 घंटों तक उत्तेजनाओं पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है तो 1 लाख रुपए तक का लाभ मिलेगा। हड्डी टूटने की स्थिति में 1 लाख रुपए तक का लाभ दिया जाएगा। वहीं बीमित व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु के मामले में उसके अधिकतम 2 बच्चों को 1 लाख रुपए तक की शिक्षा लाभ मिलेगा। यह बीमा पॉलिसी उपभोक्ताओं को एक संपूर्ण सुरक्षा कवच प्रदान करती है जो कि उन्हें विभिन्न आकस्मिक स्थितियों में वित्तीय मदद दे सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप अपने नजदीकी डाक विभाग में जाकर संपर्क कर सकते हैं। भारतीय रेलवे की तरफ से 10वीं पास उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी करने का एक अच्छा अवसर दिया जा रहा है। बिना ITI डिप्लोमा वाले 10वीं पास युवाओं को रेलवे में रोजगार के मौके देने के लिए रेलवे बोर्ड ने लेवल 1 के पदों पर भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मानदंडों में छूट प्रदान की है। पहले लेवल 1 को ग्रुप डी कहा जाता था, जिसे अब बोर्ड ने बदलकर लेवल 1 कर दिया है। लेवल 1 के पदों में विभिन्न विभागों के सहायक, पॉइंटमैन और ट्रैक मेंटेनर के पद आते हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड ने हाल ही में लेवल 1 के पदों पर तकरीबन 32,000 उम्मीदवारों की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया 23 जनवरी से शुरू होने जा रही है तथा जो कि 22 फरवरी तक चलेगी। नए मानदंडों के मुताबिक अब 10वीं पास उम्मीदवार लेवल 1 की परीक्षा के लिए आवेदन कर पाएंगे। लेवल 1 नौकरी के उम्मीदवार के लिए अब ITI डिप्लोमा अनिवार्य नहीं होगा। देश के 14 राज्यों में घने कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में विजिबिलिटी घटकर 0 मीटर तक पहुंच गई है। इस कारण कई फ्लाइट्स और ट्रेनें लेट हुई। अकेले दिल्ली एयरपोर्ट पर शनिवार सुबह 255 फ्लाइट्स निर्धारित समय पर उड़ान नहीं भर सकी। 43 फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया। दिल्ली स्टेशन पर ट्रेनें अपने निर्धारित समय से लेट पहुंच रही है, तो वहीं कोलकाता एयरपोर्ट पर भी 40 फ्लाइट्स लेट हुई है। वहीं 5 कैंसिल कर दी गई। चंडीगढ़, अमृतसर और आगरा एयरपोर्ट पर भी फ्लाइट्स प्रभावित हुई है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के भी कई जिलों में घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी 100 मीटर तक रह गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि राजस्थान के कुछ जिलों में आज बारिश हो सकती है, लेकिन मध्य प्रदेश में बारिश के कोई आसार नहीं है। हालांकि यहाँ 2 दिन बाद ठंड से राहत मिल सकती है। वहीं जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में 2 फीट से ज्यादा बर्फ देखने को मिली, तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख में बर्फबारी होने से सर्द हवाएं प्रदेश में पहुंच रही है। अभी 12.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर 222 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जेट स्ट्रीम चल रही है, जिस कारण ठंड का असर है। आने वाले दिनों में बर्फ पिघलेगी, जिससे हवा की रफ्तार तेज होगी और प्रदेश में ठंड का असर भी बढ़ जाएगा। इस कारण जनवरी में प्रदेश का मौसम ठंडा ही रहेगा। 20 से 22 दिन तक शीतलहर चलने का अनुमान है। उत्तर भारत में एक्टिव हुए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर 5 जनवरी यानी आज से राजस्थान में भी देखने को मिल सकता है। बीकानेर संभाग के गंगानगर, हनुमानगढ़ के एरिया में आज यानी रविवार को बादल छा सकते हैं। कहीं कहीं हल्की बारिश या फिर बूंदाबांदी हो सकती है। वहीं हरियाणा लगातार चौथे दिन घनी धुंध की चपेट में है। पानीपत, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद और पंचकुला समेत कई जगह घनी धुंध के कारण विजिबिलिटी 0 बनी हुई है। बारिश की बूंदों की तरह धुंध टपक रही है। इस समय प्रदेश में शीतलहर चल रही है। इस समय गेहूं का रेट तकरीबन 50 रुपए से लेकर 100 रुपए प्रति क्विंटल तक तेजी के साथ कारोबार कर रहा है, तो वहीं सरसों के मंडी भाव में भी 30 रुपए से लेकर 50 रुपए की तेजी बनी हुई है। आज हमें हरियाणा, राजस्थान समेत कुछ मंडियों के ताजा भाव प्राप्त हुए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। करनाल मंडी में गेहूं का ताजा भाव 32 रुपए प्रति क्विंटल है। शिवानी मंडी में गेहूं का ताजा रेट 3050 रुपए प्रति क्विंटल और रोहतक अनाज मंडी में गेहूं का ताजा रेट 60 रुपए तेजी के साथ 3160 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। वहीं राजस्थान की राजधानी जयपुर मंडी में गेहूं के रेट 50 रुपए की तेजी के साथ 32 रुपए प्रति क्विंटल पहुंच गए हैं। दिल्ली में 42% कंडीशन सरसों की बात करें तो 6400 रुपए है। बरवाला मंडी में 6100 से लेकर 6150 रुपए प्रति क्विंटल। शिवानी मंडी में नॉन कंडीशन सरसों का भाव 5600 रुपए प्रति क्विंटल नेट है। सरसों लैब रेट की बात करें तो 6100 रुपए प्रति क्विंटल। राजस्थान की राजधानी जयपुर मंडी में सरसों का ताजा भाव 6400 रुपए से लेकर 6425 रुपए प्रति क्विंटल। अलवर मंडी में 6050 रुपए। हिसार मंडी में 5700 से लेकर 5800 रुपए प्रति क्विंटल। दिल्ली मंडी में सरसों का ताजा भाव 6225 से 6275 रुपए प्रति क्विंटल। चरखी दादरी हरियाणा
में मंडी में सरसों का ताजा भाव 6200 से लेकर 6250 रुपए प्रति क्विंटल चल रहा है। खल का भाव की बात करें तो चरखी दादरी मंडी में 2340 रुपए, बरवाला मंडी में सरसों का ताजा भाव 6100 से 6150 रुपए प्रति क्विंटल, नजफगढ़ मंडी में सरसों का ताजा भाव 6000 से 61 रुपए प्रति क्विंटल चल रहा है। बरवाला मंडी में 1121 धान कंबाइन का भाव 4111 से 3531 रुपए प्रति क्विंटल, 1718 धान कंबाइन का भाव 3401 से 3001 रुपए प्रति क्विंटल के बीच है। गोहाना मंडी में 1885 धान हाथ रेट का भाव 3795 रुपए प्रति क्विंटल, सिरसा मंडी में धान 1509 का भाव 2700 से 2999 रुपए प्रति क्विंटल, धान 1401 का भाव 2900 से 3232 रुपए प्रति क्विंटल और धान 1121 का ताजा भाव 4151 रुपए प्रति क्विंटल चल रहा है। फतेहाबाद मंडी की बात करें तो धान का 1121 का भाव 4055 रुपए, 1121 धान कंबाइन का भाव 3725 रुपए, 1401 धान रेट की बात करें तो 3270 रुपए प्रति क्विंटल। नरवाला मंडी में 1401 धान कंबाइन का भाव 3225 रुपए प्रति क्विंटल है। कैथल मंडी में बासमती धान हाथ का भाव 5470 रुपए प्रति क्विंटल, 1885 धान हाथ रेट 3670 रुपए, 1718 धान हाथ रेट 35 रुपए। नजफगढ़ मंडी में 1718 धान भाव 3451 रुपए प्रति क्विंटल चल रहा है। भारत के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर राजगोपाला चिदम्बरम का शनिवार तड़के निधन हो गया। वे 88 साल के थे। परमाणु ऊर्जा विभाग के अधिकारी ने बताया कि तड़के 3:20 पर मुंबई जसलोक अस्पताल में राजगोपाला ने अंतिम सांस ली। देश में न्यूक्लियर वेपन डेवलपमेंट में डॉक्टर राजगोपाला की सक्रिय भूमिका रही है। 1974 के पोखरण टेस्ट में भी उनका अहम योगदान रहा। 1998 के पोखरण टेस्ट में उन्होंने साइंटिस्ट की टीम को लीड किया था। डॉक्टर राजगोपाला को 1975 में पद्मश्री और 1999 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर राजगोपाला के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा, भारत की वैज्ञानिक और कूटनीतिक ताकत को मजबूत करने में डॉक्टर राजगोपाला की अहम भूमिका रही है। वे भारत के परमाणु प्रोग्राम के निर्माताओं में से एक थे। आने वाली पीढ़ियां उनके किए कामों से प्रेरणा लेंगी। डॉक्टर राजगोपाला का जन्म चेन्नई में 1936 में हुआ। चेन्नई के प्रेसिडेंसी कॉलेज और बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से पढ़ाई की। डॉक्टर चिदम्बरम ने जून 2024 में एक इंटरव्यू में कहा कि पूरी दुनिया में सिर्फ भारत ही अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और प्रोजेक्ट्स में अकेला खड़ा है। दुनिया के बाकी देशों के प्रोजेक्ट में अलग अलग देश अपने अपनी भूमिका निभाते हैं। डॉक्टर चिदम्बरम ने कहा कि भारत को दूसरे देशों के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट की जासूसी करने की जरूरत नहीं है, नहीं दूसरे देशों की टेक्नोलॉजी को चोरी करने की जरूरत है। हमारे पास अपनी ही वर्ल्ड क्लास विशेषज्ञों की एक टीम है। 18 मई 1974 को जब इंदिरा गांधी सरकार ने परमाणु बम का परीक्षण किया तो इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को थी। देश के पहले न्यूक्लियर टेस्ट का नाम ऑपरेशन बुद्धा था, जिसके बाद चीन, अमेरिका कभी आंख नहीं दिखा पाए। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इसाक डार ने भारत से फिर से बातचीत शुरू करने की इच्छा जताई है। ARY न्यूज के मुताबिक डार ने गुरुवार को दोनों देशों में संबंध सुधारने की अपील करते हुए कहा कि टैंगो यानी डायलॉग के लिए दो की जरूरत होती है। उन्होंने दोनों देशों की व्यापारिक रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए पॉजिटिव माहौल बनाने की बात कही। बता दें कि टैंगो आपसी बातचीत का एक तरीका है। इसमें लोग बारी बारी अपनी बात करते हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को इसाक डार के इस बयान पर जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान के मामले में टी का मतलब टैंगो नहीं बल्कि टेररिज्म है। इसके साथ ही उन्होंने अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट की उस रिपोर्ट को भी सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें दावा किया गया था कि भारत 2021 से पाकिस्तान में करीब आधा दर्जन आतंकियों की हत्या करा चुका है। रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान को अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन का बयान भी याद दिलाया। जायसवाल ने कहा कि क्लिंटन ने पाकिस्तान को लेकर कहा था कि आप बैकयार्ड यानी घर का पिछला हिस्सा में यह सोचकर सांप नहीं पाल सकते कि यह सिर्फ आपके पड़ोसियों को ही काटेगा। कभी न कभी तो सांप उसी पर हमला करेंगे जिसके बैकयार्ड में वे होंगे। दरअसल 2011 में हिलेरी क्लिंटन ने इस्लामाबाद में तत्कालीन पाकिस्तानी विदेश मंत्री हिना रब्बानी खान के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया था। तब क्लिंटन ने पाकिस्तान से कहा था कि उन्हें अपने देश के लोगों के हित में चरमपंथियों के लिए सुरक्षित पनाहगाहों को खत्म कर देना चाहिए। किया मोटर्स इंडिया ने अपनी किया सिरोस की लॉन्च डेट अनाउंस कर दी है। कोरियन कंपनी अपने प्रीमियम मिड साइज SUV को 2 फरवरी को लॉन्च करने जा रही है। किया ने पिछले महीने ही कार को कई सेगमेंट फर्स्ट प्रीमियम फीचर्स के साथ भारतीय बाजार में रिवील किया था। 3 जनवरी से कार की बुकिंग शुरू कर दी जाएगी। भारत में सब 4 मीटर सेगमेंट में पहली कार है जिसकी सभी सीटें वेंटिलेटेड और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। पैनोरामिक सनरूफ जैसे सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स भी दिए गए हैं। वहीं सेफ्टी के लिहाज से बात करें तो लेवल 2 एडवांस ड्राइविंग असिस्ट सिस्टम यानी ADS,
360 डिग्री कैमरा और 6 एयरबैग स्टैंडर्ड जैसे फीचर भी दिए गए हैं। इंडियन मार्केट में कंपनी की ये 5वीं एसयूवी है जिसे सेल्टोस और सोनेट के बीच प्लेस किया गया है। नई किया सीरोस को सोनेट की तुलना में ज्यादा प्रीमियम कस्टमर्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। कंपनी ने फिलहाल की कीमतों की घोषणा नहीं की है। सीरोस की कीमत की बात करें तो 9 लाख रुपए एक्स शोरूम के आसपास हो सकती है। इस गाड़ी का सीधा मुकाबला किसी से नहीं रहेगा, लेकिन यह हुंडई क्रेटा, मारुति ग्रैंड विटारा और किया सेल्टोस जैसी कॉम्पैक्ट एसयूवी कारों के मुकाबले ज्यादा सस्ता ऑप्शन होगी। इसका मुकाबला टाटा नेक्सन, मारुति ब्रेजा, महिंद्रा एक्सयूवी 3XO और हुंडई वेन्यू जैसी सब कॉम्पैक्ट एसयूवी कार से भी होगा। इसके कैबिन की सबसे बड़ी हाईलाइट इसमें दिया गया ट्रिपल स्क्रीन सेटअप है। इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम और ड्राइवर डिस्प्ले के लिए 12.3 इंच के 2 डिस्प्ले और एक क्लाइमेट कंट्रोल के लिए 5 इंच की यूनिट है। किया का दावा है कि ये मिलकर 30 इंच का डिस्प्ले बनाते हैं। मल्टीपल चार्जिंग ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें टाइप सी पोर्ट और वायरलेस चार्जिंग पैड भी शामिल है। इस हफ्ते सोने चांदी के दाम में तेजी देखने को मिली। पिछले शुक्रवार यानी 27 दिसंबर 2024 को 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का दाम 76,436 रुपए पर था, जो कि एक हफ्ते के बाद 1,068 रुपए महंगा होकर 77,504 रुपए पर पहुंच गया है। चांदी के दाम भी मामूली तेजी देखने को मिली है। 27 दिसंबर को 1 किलो चांदी 87,831 रुपए में बिक रही थी। एक हफ्ते के बाद कीमतें 290 रुपए महंगी होकर 88,121 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। सोना खरीदना काफी महंगा सौदा होता है, ऐसे में खरीदते वक्त क्वालिटी से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। इसकी जांच के लिए हॉलमार्क देखना जरूरी है। हॉलमार्क सरकारी गारंटी है, जिसका निर्धारण ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी BIS करती है। 24 कैरेट सोने को सबसे शुद्ध माना गया है, लेकिन इससे गहने नहीं बनाए जा सकते हैं क्योंकि वह बेहद मुलायम होता है। आमतौर पर आभूषणों के लिए 22 कैरेट सोने का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें 91.66% सोना होता है। वहीं 24 कैरेट पर 999, 23 कैरेट सोने पर 958, 22 कैरेट पर 916, 21 कैरेट पर 875 और 18 कैरेट पर 750 लिखा होता है। हमेशा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी BIS का हॉलमार्क लगा हुआ सर्टिफाइड गोल्ड ही खरीदे। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।